गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डीएनए पैकेजिंग। आज हम जानेंगे कि डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन दिमाग में आएंगे कि जैसे डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता क्या है, डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। ठीक, डीएनए पैकेजिंग में कौन कौन से चीज़ें भाग लेती हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक लगभग 100 मीटर लंबा एक कपड़ा है। ठीक, कोई एक कपड़ा है 100 मीटर लंबा, तो आपको अगर उसको एक किसी जगह पे ले जाना है या किसी व्यवस्थित जगह पे रखना है तो आप कैसे रखेंगे। तो उसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। ठीक, उसको फोल्ड करेंगे, उसको फोल्ड करके आराम से एक बैग में पैक करेंगे। उसी प्रकार से डीएनए जो होता है, डीएनए बहुत लंबा होता है। ठीक, डीएनए बहुत लंबा होने के कारण से तो इसको सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए डीएनए पैकेजिंग की जाती है। और जैसे आप किसी उस कपड़े को जब फोल्ड करेंगे तो आप कितनी बार फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, 2 बार फोल्ड करेंगे, 3 बार फोल्ड करेंगे, मतलब वो जब तक अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको फोल्ड करेंगे। ठीक, उसी प्रकार से जो डीएनए पैकेजिंग होता है, तो डीएनए पैकेजिंग अर्थात डीएनए बहुत ही लंबा होता है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए इसको भी कई प्रकार से फोल्ड किया जाता है, कई प्रकार से कुंडलित किया जाता है। तो वही प्रक्रिया कहलाती है डीएनए कुंडलन। तो इसमें जो होता है, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी टाइप में इसका कुंडलन होता है। जैसे प्राइमरी में हुआ, फिर उसके बाद सेकेंडरी हुआ, फिर टर्सरी हुआ, तो इस प्रकार से इसका कुंडलन होता है। ठीक, तो जैसे हम उसको फोल्ड करते हैं, इसको भी कई बार डीएनए को भी फोल्ड किया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कुंडलन। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको कि डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। अब डीएनए पैकेजिंग से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि जैसे यहां पर ये हम चित्र देख रहे हैं, ये चित्र काहे का है, न्यूक्लियोसोम का है। न्यूक्लियोसोम को न्यू बॉडी भी बोलते हैं, न्यू बॉडी। तो न्यूक्लियोसोम का ये चित्र हुआ है और इसमें क्या है कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा न्यूक्लियोसोम है। इसके अंदर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। देखिए, जब कई हिस्टोन प्रोटीन मिलती हैं, ठीक, तो एक न्यूक्लियोसोम बनता है। जब कई हिस्टोन प्रोटीन मिलती हैं तो एक न्यूक्लियोसोम बनता है। और न्यूक्लियोसोम जो होता है, कौन, न्यूक्लियोसोम, वो क्रोमैटिन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। इसको यहां पर इसलिए जान रहे हैं ताकि हम यहां पर जान सके कि डीएनए क्या होता है, वो हमको डीएनए पैकेजिंग में आसानी रहेगी। तो देखिए, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम काहे से मिलके बना, हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो न्यूक्लियोसोम बना हिस्टोन प्रोटीन से। और जो न्यूक्लियोसोम है वो क्या बनाएगा, तो न्यूक्लियोसोम बनाएगा क्रोमैटिन, धागे। जो जब कोशिका अपनी प्राथमिक अवस्था में होती है तो उसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं, बल्कि उसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमैटिन जाल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियोसोम जो होता है क्या बनाता है, क्रोमैटिन धागे बनाता है। इसीलिए जो क्रोमैटिन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है वो कौन हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया। न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। तो हमने जान लिया कि हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम के अंदर होती है और न्यूक्लियोसोम जो बनाता है वो क्रोमैटिन बनाता है। और क्रोमैटिन क्या करता है, क्रोमैटिन आगे चलकर जब इसका कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमैटिन प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज अवस्था में जो होता है, प्रोफेज अवस्था में क्या करता है, ये गुणसूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और गुणसूत्र में ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमको सहायता मिलेगी इसको डीएनए पैकेजिंग को समझने में। तो सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन हमने समझा, फिर इसके बाद न्यूक्लियोसोम समझ लिया। फिर न्यूक्लियोसोम क्या बनाएगा, क्रोमैटिन धागे बनाएगा। क्रोमैटिन धागे आगे गुणसूत्र में बदल जाएंगे और गुणसूत्र क्या हो जाएगा, वो उसमें डीएनए उपस्थित होगा। तो चलिए देखते हैं आप डीएनए पैकेजिंग। डीएनए के अणु अत्यधिक लंबे बृहदाणु होते हैं। ठीक, हमको जैसे पता है कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए बहुत लंबे लंबे जो होते हैं अणु होते हैं। तो डीएनए अणु अत्यधिक लंबे
बृहदाणु, बृहदाणु को बोलते हैं क्या, जैंट मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, जैंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डीएनए के अणु अत्यधिक लंबे बृहदाणु अर्थात जैंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये लंबे अत्यधिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो सीधा हमारा पॉइंट क्या होगा, डीएनए के अणु अत्यधिक कुंडले को अत्यधिक लंबे बृहदाणु होते हैं। मानव के अगुणित जीनोम में, अगुणित मतलब कौन, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब क्यों, जिसमें गुण संख्या आधी हो, अर्थात 46 होती है, तो 46 का आधा कितना, 23। तो मानव के अगुणित जीनोम में, जीनोम ऐसा कैसा होता है, अगुणित होता है। जीनोम में डीएनए के लगभग 3 बिलियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसमें, अगुणित जीनोम में, किसमें, अगुणित जीनोम में कितने, 3 बिलियन क्षारों के जोड़े होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेसों के जोड़े होते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि अगुणित जीनोम में जो डीएनए है, जो अगुणित जीनोम में जो डीएनए होता है वो लगभग कितने जोड़े होते हैं, तो 3 बिलियन होते हैं। क्षारों के कितने जोड़े होते हैं, 3 बिलियन होते हैं। अगर यही पूछ दिया जाए द्विगुणित जीनोम, जो द्विगुणित होता है, जब डीएनए द्विगुणित होता है तो उसमें कितने नाइट्रोजन क्षार होंगे, जब डीएनए द्विगुणित होगा तो इसकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 बिलियन हो जाएगा। ठीक, तो अगुणित जो अगुणित जीनोम में डीएनए लगभग कितना होता है, 3 बिलियन क्षारों के युग्म जोड़े होते हैं। अब आगे, प्रत्येक क्षार युग्म की लंबाई, जो प्रत्येक क्षार जो नाइट्रोजन बेस होता है उसकी लंबाई 0.34 अर्थात 0.34 नैनोमीटर। क्या होता है, नैनोमीटर, एनएम मतलब नैनोमीटर। तो प्रत्येक क्षार युग्म की लंबाई कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। ये तो हो गया हमारा डीएनए की, जो है मानव के डीएनए की लंबाई। ठीक, मानव के डीएनए की लंबाई हो गई। आपको बता दें, मानव का जो डीएनए होता है उसकी लंबाई इतनी होती है कि आप पृथ्वी से लेकर सूर्य तक 4 चक्र लगा सकते हैं, 4 चक्कर उसके लगा सकते हैं। कहां से, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक। आप मानव का डीएनए इतना लंबा होता है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक 4 चक्कर लगा सकते हैं। ठीक, तो इसमें नाइट्रोजन बेसों की कुल संख्या कितनी होती है, 3 बिलियन होती है। और किसमें होती है, अगुणित जीनोम में होती है। टोटल डीएनए में नाइट्रोजन बेस संख्या कितनी होगी, 6 बिलियन होगी। ठीक, और इसके एक क्षार युग्म की लंबाई कितनी होगी, एक नाइट्रोजन बेस के पेयर की जोड़ी, जो पेयर होता है उसकी लंबाई कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर होती है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहां से नई लाइन से लिखेंगे, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन। देखिए, हमने क्या बताया था आपको, हिस्टोन प्रोटीन। अभी क्या बताया था, हिस्टोन प्रोटीन। ये कहाँ होती है, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम क्या बनाता है, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्या बनाएगा, गुणसूत्र। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या कह दिया, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र में उपस्थित, प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र में उपस्थित। ठीक, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर कहाँ पे आ गए, गुणसूत्र पे आ गए। तो प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन्स उसके डीएनए के अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संगठित करने में सक्षम होते हैं। मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, कौन, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होती है, गुणसूत्र में। लेकिन डायरेक्ट गुणसूत्र में नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन तो होती है न्यूक्लियोसोम में। न्यूक्लियोसोम क्या बनाता है, क्रोमैटिन धागे। और क्रोमैटिन धागे आगे चलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र। तो देखिए, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर उसको पूरा तो नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया गुणसूत्र। तो प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन्स उसके डीएनए को, जो डीएनए होता है, डीएनए को अत्यंत सूक्ष्म स्थान में, मतलब डीएनए बहुत लंबा होता है। तो डीएनए बहुत लंबा होने के कारण अगर हमको उसको छोटे स्थान पर उसको रखना है, तो अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संगठित करना है, तो किसके द्वारा किया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा किया जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन्स उसके डीएनए को अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संगठित करने में सक्षम होते हैं। ठीक, ये है तो एक लाइन, लेकिन यहाँ पर बहुत ही लंबा अर्थ है। पहले हमने गुणसूत्र जान लिया कि गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन कैसे होता है, तो इसका भी हमने आपको बता दिया गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन कैसे होता है। और हिस्टोन प्रोटीन करता क्या है, तो ये डीएनए जो होता है, डीएनए को अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संगठित करने का काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा हिस्टोन प्रोटीन का काम। आगे देखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स तथा डीएनए का सम्मिश्रण
क्रोमैटिन कहलाता है। मतलब अभी आपको बताया कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, डीएनए का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन काहे का बना होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। तो वही यहाँ पर है कि हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए का सम्मिश्रण क्रोमैटिन कहलाता है। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? क्रोमैटिन कहलाता है। मतलब क्रोमैटिन में क्या पाया जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्रोमैटिन काहे का बना होता है, तो हम क्या बताएंगे? क्रोमैटिन जो बना होता है वो हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, तो हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है कौन? क्रोमैटिन। ठीक, अब क्रोमैटिन अपने को सूक्ष्म स्थान में व्यवस्थित कर लेता है। क्रोमैटिन क्या करते हैं? क्रोमैटिन अपने को सूक्ष्म स्थान में व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए, जब क्रोमैटिन अपने आप को सूक्ष्म स्थान में व्यवस्थित कर लेगा तो डीएनए भी तो अपने आप को सूक्ष्म स्थान में व्यवस्थित कर लेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के रूप हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे, संघनन द्वारा डीएनए अणुओं के संरचनात्मक संगठन को 3 चरणों में बांट सकते हैं। मतलब जो डीएनए का जो कुंडलन होता है, उसका जो संरचनात्मक संगठन होता है, डीएनए का जो संरचनात्मक संगठन होता है, उसके आधार पर इसको 3 चरणों में बांट सकते हैं। किसको? डीएनए को। किसके आधार पर? संरचनात्मक संगठन के आधार पर। ठीक, संरचनात्मक संगठन के आधार पर इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक तथा तीसरा तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इसको हम 3 चरणों में बांट दिया। किसको? डीएनए अणु को। डीएनए अणु को काहे में बांट दिया? 3 चरणों में बांट दिया। और किसके आधार पर? तो संरचनात्मक संगठन के आधार पर 3 चरणों में इसको बांट दिया। अब क्या होगा? अब प्राइमरी संरचनात्मक संगठन क्या होगा, द्वितीयक संरचनात्मक संगठन क्या होगा और तृतीयक संरचनात्मक संगठन क्या होगा। अब हम इनको जानेंगे। देखते हैं, एक सामान्य पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को प्राथमिक, मतलब एक जो नॉर्मल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक संरचनात्मक संगठन कहेंगे। किसका? डीएनए का। तो डीएनए का प्राथमिक संरचनात्मक संगठन कौन होगा? तो सामान्य पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी। तो जो डीएनए की सामान्य पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी वो पहला या प्राथमिक संरचनात्मक संगठन होगा। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? तथा द्विकुंडलनी को द्वितीयक स्तर का। किसको? द्विकुंडलनी, अर्थात जो द्विकुंडलनी डीएनए होता है उसको द्वितीयक स्तर का संरचनात्मक संगठन, तथा इसे शिथिल डीएनए कहते हैं। मतलब जो द्विकुंडलनी डीएनए होता है उसको द्वितीयक स्तर का संरचनात्मक संगठन मानते हैं और इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं शिथिल डीएनए का संरचनात्मक संगठन। देखिए, प्राथमिक स्तर का संरचनात्मक संगठन हो गया और द्वितीयक स्तर का संरचनात्मक संगठन हो गया। अब आगे देखते हैं तृतीयक स्तर का संरचनात्मक संगठन। तो तृतीयक स्तर के संरचनात्मक संगठन द्विकुंडलनी का कुछ विशेष प्रोटीन की सहायता से अनेक बार कुंडलन होता है। मतलब तृतीयक स्तर में होता क्या है? तृतीयक स्तर में जो संरचनात्मक संगठन होता है उसमें जो द्विकुंडलनी होता है, जो द्विकुंडलनी होती हैं उनका क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स की सहायता से, जो कुछ इसमें प्रोटीन्स होती हैं उन प्रोटीन्स की सहायता से अनेक बार कुंडलन हो जाता है। और ये प्रोटीन कौन सी होती हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करती हैं? जैसे हमने क्या कहा था कि वो जो कपड़े को कई बार फोल्ड किया जाता है, तो इस प्रकार से पहली बार फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद जब दूसरी बार फोल्ड किया गया तो इसको शिथिल डीएनए बोल दिया गया। और जब जो द्विकुंडलनी होती हैं, जब उनको हम कई बार जो उनको फोल्ड कर देते हैं, कई बार जो उनका कुंडलन कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पराकुंडलन। इसे क्या बोलते हैं? पराकुंडलन। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। और ये कौन सी प्रोटीन के द्वारा हुआ है? तो ये हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन ने क्या किया? इसको कई बार कुंडलित कर दिया। किसको? द्विकुंडलनी जो डीएनए था उसको कई बार कुंडलित कर दिया और इसको बोलते हैं पराकुंडलन, या इंग्लिश में बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग, या इसे कहते हैं पैकेजिंग। यही कहलाता है आपका डीएनए पैकेजिंग। अर्थात डीएनए पैकेजिंग क्या हो गया कि जो तृतीयक स्तर का जो संरचनात्मक संगठन होता है उसको कुछ प्रोटीन्स की सहायता से द्विकुंडलित डीएनए को
कई बार अनेक बार कुंडलन कर देना। क्या कर देना? अनेक बार कुंडलन कर देना क्या करता है? पराकुंडलन या पैकेजिंग कहलाता है। तो ये हो गया हमारा पैकेजिंग। अब पैकेजिंग में कौन कौन चीजें भाग लेती है? आपको बताया था कि जो पैकेजिंग होता है वो आपका हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से होता है। और हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होती है? न्यूक्लियोसोम में होती है। न्यूक्लियोसोम करता क्या है? न्यूक्लियोसोम वही क्रोमेटिन धागा, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और यही क्रोमेटिन धागे आगे क्या बनते हैं? डीएनए, मतलब जो गुणसूत्र बनते हैं। और गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? तो डीएनए। इस प्रकार से पूरा डीएनए को पैकेजिंग कर दिया जाता है। डीएनए की प्रक्रिया को पैकेजिंग कह दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, इसमें हमने जान लिया कि हिस्टोन प्रोटीन जिस सबकी सहायता से करती हैं। तो अब हम इसमें जानेंगे हिस्टोन प्रोटीन क्या होती हैं और क्रोमेटिन धागे में जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो क्या होते हैं। और इसमें जो तीसरा टॉपिक जानेंगे वो जानेंगे कि जो है सोलेनॉइड मॉडल क्या होता है। सोलेनॉइड मॉडल बहुत पूछा गया है कि सोलेनॉइड मॉडल पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सब आपके पैकेजिंग के ही भाग हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तब तक डीएनए पैकेजिंग नहीं होगा। तो हमको इसी में पढ़ना है कि अब पहले इसमें देख लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दिया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम ज्यादा इसमें कुछ जो है छोड़ नहीं सकते हैं, इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम पूरा जानेंगे। ठीक, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि हम हिस्टोन प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन देख लें। देखिए हमने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बना दी हैं। एक ये स्ट्रक्चर देखिए, ये भी है तुम्हारा न्यूक्लियोसोम, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है कि कौन सी प्रोटीन कहाँ पे है, डीएनए कहाँ पे है, कौन चीज कहाँ पे है। लेकिन हमने इसको ओपन स्ट्रक्चर बना दिया है। हमको यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है कि हमारे न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे है, डीएनए कहाँ पे है हमारा, और जो है आपकी प्रोटीन कहाँ पे लगी हुई, सब पूरा इसमें दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं। देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन है। ये अंदर क्या है? इसको न्यूक्लियोसोम में क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये 8 नहीं है बल्कि ये 4 हैं। हिस्टोन प्रोटीन कितनी है? 4 है। और ये जो 4 प्रोटीन है ये एक जोड़े में है, मतलब H2A प्रोटीन 2 है, H2B प्रोटीन 2 है, H4 प्रोटीन 2 है, H3 प्रोटीन 2 है। बस एक सिंगल प्रोटीन जो डीएनए से लगी रहती है उसको H1 प्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? H1 प्रोटीन कहते हैं इसको। तो ये हमेशा डीएनए के साथ लगी रहती है। बाकी जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सब न्यूक्लियोसोम में होती हैं। केवल एक H1 प्रोटीन जो होती है वो आपकी डीएनए से लगी रहती है। तो कुल मिलाकर जो हम आपको बताए थे 4, तो 4 जो न्यूक्लियोसोम में प्रोटीन होती है और एक प्रोटीन बाहर होती है, तो कुल प्रोटीन कितनी हो गई? 5 प्रोटीन हो गई। तो यही हमको आगे इसमें बताना है। तो देखिए यही इस पे लिखा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन सूक्ष्म व धनावेशित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म व धनावेशित होती है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है कैसे होती है? सूक्ष्म व धनावेशित होती है। ये 5 प्रकार की, टोटल कितनी होती है? 5 प्रकार की। कौन सी? H1, H2A, H2B, H3 और H4 होती हैं। तो ये टोटल 5 प्रकार की होती हैं और 4 न्यूक्लियोसोम में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन में H2A, H2B, H3 व H4 के 2 अणु होते हैं, जैसा कि हमें इसको दिखाई दे रहा है इसमें, तथा H1 का एक अणु होता है। ठीक, सीधा सीधा कह सकते हैं कि जितनी भी ये प्रोटीन होती है उसका आधा H1 प्रोटीन होता है। ठीक, अगर वो 2 है तो H1 प्रोटीन कितनी हो जाएगी? 1। अगर वो 4 है तो ये कितनी हो जाएगी? 2। तो इस प्रकार से जितनी भी ये प्रोटीन्स हैं इसका आधा H1 प्रोटीन होता है। आगे हिस्टोन संरचनात्मक प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन्स कैसी होती हैं? संरचनात्मक प्रोटीन होती है। क्यों संरचनात्मक होती हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम का निर्माण करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोसोम का निर्माण किससे होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन से होता है। तो हिस्टोन संरचनात्मक प्रोटीन होती है जो डीएनए के पराकुंडलन में भाग लेती हैं। अर्थात आपने यहां पर देखा था कि जो तृतीयक स्तर का जो संरचनात्मक संगठन था वो कई बार कुंडलित हो गया था कुछ प्रोटीन्स की सहायता से। तो हमने आपको बताया था कि यहां पर हिस्टोन प्रोटीन ही होती है जो इसको डीएनए को कई बार कुंडलित कर देती हैं। यही डीएनए का पैकेजिंग का काम करती हैं। ठीक, और ये कैसे करती है हम आपको अभी बताएंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन संरचनात्मक प्रोटीन होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम का निर्माण करती हैं। आगे जो डीएनए के पराकुंडल में भाग लेती हैं, अभी आपको बता चुके हैं डीएनए के पराकुंडल में भाग लेती हैं। आगे डीएनए फास्फेट समूह के कारण ऋणावेशित होता है। अब देखिए डीएनए जो है वो कैसा है? ऋणावेशित है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी है? धनावेशित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएनए ऋणावेशित, हिस्टोन प्रोटीन धनावेशित।
दोनों आवेश कैसे? विपरीत आवेश, एक ऋण आवेश एक धन आवेश, दोनों क्या करेंगे? आपस में आकर्षण करेंगे और क्या हो जाएगा? डीएनए फोल्ड हो जाएगा। अर्थात आवेश के कारण डीएनए पैकेजिंग होता है। जो विपरीत आवेश होता है उसके कारण डीएनए पैकेजिंग होता है। और विपरीत आवेश होता कहाँ? हिस्टोन प्रोटीन पर धनावेश होता है और जो डीएनए होता है वो ऋणावेशित होता है। तो विपरीत आवेश होने के कारण डीएनए फोल्ड हो जाता है। यही दो विपरीत आवेशों के कारण डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से दृढ़ता से लिपट जाता है, अर्थात डीएनए पैकेजिंग हो जाता है। किस कारण से? दो विपरीत आवेशों के कारण से। किसके कारण से? दो विपरीत आवेशों के कारण से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपट जाता है। तो ये हमारी हिस्टोन प्रोटीन हो गई। और ये हमारी जो पूरी संरचना है ये क्या है कि ये न्यूक्लियोसोम। तो अब न्यूक्लियोसोम की संरचना देख लेते हैं। क्रोमैटिन की मूलभूत संरचना व क्रियात्मक इकाई न्यूक्लियोसोम कहलाती है। अर्थात न्यूक्लियोसोम का क्या काम है? न्यूक्लियोसोम का काम है क्रोमैटिन की संरचनात्मक और क्रियात्मक के रूप में सहायता करना। अर्थात क्रोमैटिन का निर्माण जो होता है वो न्यूक्लियोसोम की सहायता से होगा। अब आगे देखते हैं। यह इकाई अर्थात कौन इकाई? न्यूक्लियोसोम। यह मतलब कौन? न्यूक्लियोसोम 9 हिस्टोन प्रोटीन्स तथा डीएनए के लगभग 166 क्षार युग्मकों से बनती है। मतलब यह मतलब कौन? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो 9 हिस्टोन प्रोटीन। मतलब एक न्यूक्लियोसोम काहे से मिलकर बना होगा? 9 हिस्टोन प्रोटीन से मिला। मतलब एक न्यूक्लियोसोम में क्या होगा? एक न्यूक्लियोसोम में 9 हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी तथा डीएनए के लगभग 166 क्षार युग्मकों से बनती है। अर्थात एक न्यूक्लियोसोम में 9 हिस्टोन प्रोटीन और 166 नाइट्रोजन बेस के जोड़े होंगे। ये मिलकर क्या बनाएंगे? एक न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं ये डीएनए है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी। अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी तो उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा हमारा नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक अम्ल, ये सब चीजें होंगी। तो इसमें नाइट्रोजन बेस होंगे जोड़े। वो कितने जोड़े होंगे? 166 और जो इसमें हिस्टोन प्रोटीन होंगी वो कितनी होंगी? 9। तो 9 हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के 166 नाइट्रोजन बेस के जोड़े मिलकर एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेंगे। अब आगे देते हैं। न्यूक्लियोसोम की संरचना का वर्णन ब्रैडबरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रैडबरी। ठीक, न्यूक्लियोसोम की संरचना का जो सबसे पहले वर्णन किया था वो ब्रैडबरी ने किया था। न्यूक्लियोसोम का व्यास कितना होता है? न्यूक्लियोसोम का व्यास 11 nm अर्थात नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम का व्यास कितना? 11 nm तथा मोटाई कितनी होती है? 6 nm होती है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोसोम। आगे इसी में ये सब में एक ही में लिखना है, लेकिन टिप्पणियां अलग अलग आ सकती हैं। आपसे पूछा जाएगा सोलेनॉइड मॉडल पर टिप्पणी लिखिए, आपसे पूछा जाएगा हिस्टोन प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो आपसे कई टिप्पणियां पूछी जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है। तो आगे देखते हैं। इसमें अरोन क्लग एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? अरोन क्लग के अनुसार पराकुंडलन के द्वितीय में जो द्वितीयक पराकुंडलन होता है में न्यूक्लियोसोम तंतु जो द्वितीयक पराकुंडलन होता है उसमें जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो रस्सी की भांति, कैसे? रस्सी जैसे डीएनए होता है, जब कुंडलन हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत जैसे कोई भी धागा को कई बार मोड़ दिया गया हो, कई बार उसको लपेट दिया गया हो। ठीक, तो रस्सी की भांति ऐठ कर कुंडलित होकर और कितना? लगभग 30 nm नैनोमीटर मोटे खोखले तंतु का रूप ले लेता है। कब ले लेता है? द्वितीयक पराकुंडलन में। जब द्वितीयक पराकुंडलन होता है तो उसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियोसोम होता है वो रस्सी की भांति ऐठ कर कुंडलित होकर मोटे खोखले तंतु का रूप ले लेता है। इसे क्या कहते हैं? जो इस टाइप की जो संरचना होती है डीएनए की उसे बोलते हैं क्या? सोलेनॉइड संरचना अर्थात सोलेनॉइड मॉडल। अब आगे देखते हैं। सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड के प्रत्येक कुंडलन में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं।
सोलेनॉइड के प्रत्येक कुंडल में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं? 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। यहां से आपके कंपटीशन के बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सोलेनॉइड मॉडल में जो होता है वो न्यूक्लियोसोम के कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। क्रोमैटिन की मूलभूत संरचना वो क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो न्यूक्लियोसोम होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? तो एक न्यूक्लियोसोम में 9 हिस्टोन प्रोटीन और 166 नाइट्रोजन बेस होते हैं। न्यूक्लियोसोम जो है उसकी संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रैडबरी ने प्रस्तुत किया था। ठीक इस टाइप से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। तो हमने आपको बता दिया डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।